हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं निवेदिता राजे और मैं आपके उन सवालों के जवाब दूंगी जो आपको तैयारी के दौरान सबसे ज्यादा परेशान करते हैं और आपको उन मिस्टेक्स को करने से बचाऊंगी जो आप कर देते हैं और समझ नहीं पाते कि अरे मिस्टेक भी हो गई। तो आज का हमारा सेशन है लीगल रीजनिंग में उन मिस्टेक्स को समझना और अवॉइड करना जो ज्यादातर बच्चे प्रिपरेशन के दौरान करते हैं। ठीक है, अब देखो क्लैट के एग्जाम में 60 से 70 हजार बच्चा हर साल बैठता है, ज्यादा भी बैठ जाते हैं, लेकिन सीट्स बहुत लिमिटेड है। 3000 करीब कुछ सीट्स हैं, थोड़ी और ऊपर। ठीक है, अब सोचने वाली बात है कि कंपटीशन काफी ज्यादा है, इतने सारे बच्चों में इतनी थोड़ी सी सीट्स हैं। लीगल रीजनिंग इज द क्रक्स ऑफ द एग्जाम, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। हालांकि बच्चे समझते हैं इसका इंपॉर्टेंस, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप नहीं जानते कि लीगल रीजनिंग कितना जरूरी है। लॉ कॉलेज का एंट्रेंस है, जाहिर बात है कि लॉ तो जरूरी होगा ही। तो बच्चे समझते हैं कि हाँ लीगल रीजनिंग जरूरी है, हमें ठीक से पढ़ना है, ध्यान देना है, लेकिन बावजूद इसके वो कुछ गलतियां कर जाते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, इसीलिए क्योंकि उन्हें सही तरीके से गाइड नहीं किया गया। देखिए, आप 11वीं 12वीं के बच्चे हैं, स्कूल से ही हैं, अभी तैयारी के दौरान आप स्कूल में ही होते हैं। ये एक बिल्कुल अलग तरीके का सब्जेक्ट होता है। ये जो एग्जाम है, कम्पिटिटिव एग्जाम, ये पहला ऐसा एग्जाम है जो आपको दुनिया में बाहर निकालेगा। आप उससे पहले एक बड़े शेल्टर्ड से, प्रोटेक्टेड से एनवायरनमेंट में थे, लेकिन दुनिया में निकलना बिल्कुल बहुत मुश्किल होता है। कंपटीशन उसका पहला रास्ता होता है और द फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन इन फैक्ट। इसीलिए आप लीगल रीजनिंग में गलतियां कर जाते हैं क्योंकि आपके लिए ये सब्जेक्ट नया है। यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट लॉ, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट लीगल एप्टीट्यूड, यू डोंट अंडरस्टैंड लीगल रीजनिंग, और गाइड करने वाले इतने ज्यादा हैं कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। पढ़ने वालों से, एग्जाम देने वालों से ज्यादा तो वो लोग हैं जो गाइडेंस के नाम पे कुछ भी बोलते हैं। इसीलिए सबसे पहले तो अपना मेंटोरशिप सोच समझ के चुने। लिसन टू अ पर्सन हु रियली मेक सेंस, हु कैन एक्चुअली कनेक्ट विद यू, हु कैन रिलेट विद यू। अदरवाइज देखिए, हर सजेशन को या हर एडवाइस को पे अमल नहीं किया जाता। समझदार व्यक्ति वो भी होता है जो सबकी सुन लेता है, लेकिन करता वही है जो सही होता है। ठीक है ना। तो सबसे पहली मिस्टेक जो बच्चा करता है वो ये है कि वो थ्योरी मगिंग, क्योंकि ज्यादातर बच्चे ह्यूमैनिटीज वगैरह के बैकग्राउंड से आते हैं और बच्चों को स्कूल में रटने पर ज्यादा जोर दिया जाता है ना। मतलब ऑफ कोर्स दे लर्न ऑल्सो, ऐसा नहीं है कि स्कूल में बस बच्चा रट ही रहा है, लेकिन क्योंकि थ्योरी है तो बच्चों को लगता है कि रट लेंगे, बट रटना लॉ में इज एक्चुअली यूजलेस, नॉट जस्ट एट दिस स्टेज, इस क्लैट के कंपटीशन में ही नहीं, इवन व्हेन यू मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ, जब आप ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, लॉ कॉलेज में होंगे, तब भी आपको समझ आएगा कि रट नहीं पाऊंगा मैं। आप इतना रट ही नहीं सकते। लॉ डायनामिक है, कंटिन्यूइंग है, एवर चेंजिंग है। आज जो रट लिया कल वो बदल जाएगा, फिर उस रटे रटाई नॉलेज का क्या होगा। तो इसीलिए आपको फाउंडेशन समझना है, और फाउंडेशन अगर आप समझ जाते हैं तो कितना भी कैसे भी बदले, किसी भी जमाने का हो, आपको वो समझ आ जाएगा, है ना। तो यू अंडरस्टैंड द बेसिक टेक्निक ऑफ इट, यू हैव टू ले डाउन द फाउंडेशन। इसलिए थ्योरी को रटने के बजाय फाउंडेशन पे काम करना जरूरी है। वर्क ऑन द फाउंडेशन। पहले लॉ को समझिए कि लॉ एक्चुअली है क्या, व्हाट एग्जैक्टली इज लॉ, और वो कौन सा लॉ है जो हमें एग्जाम के लिए पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है, सही पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो फाउंडेशन को बनाने के लिए आपको पहले तो लीगल रीजनिंग के कोर कंसेप्ट को समझना है। इज इट द थ्योरी दैट यू आर सपोज्ड टू वर्क विद और इज इट समथिंग एल्स। आपको लॉ को थ्योरी की तरह नहीं पढ़ना कि ये सेक्शन है, ये प्रोविजन है, ये इंटरप्रिटेशन था, ये केस लॉ था, ये कंसेप्ट था, ये आर्टिकल था, ठीक है ठीक है ठीक है, ये अमेंडमेंट हो गया, ये डेवलपमेंट हो गया। यू आर नॉट सपोज्ड टू लर्न इट लाइक जीके, यू आर नॉट सपोज्ड टू क्रैम इट लाइक जनरल नॉलेज, नो, यू आर सपोज्ड टू अंडरस्टैंड इट लाइक लॉजिक। आपको उसे लॉजिक की तरह पढ़ना है। सर्कमस्टेंसेस के अनुसार लॉ को किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है। चलो ये कानून है, मैं ये कानून समझ गया, लेकिन इस सिचुएशन में इस कानून को मैं अप्लाई कर पाऊंगा, दैट इज व्हाट इट इज। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एयर कंडीशनिंग है ना, एयर कंडीशनर्स हैं। अब एयर कंडीशनर सबको चाहिए, लेकिन किस कमरे में कौन सा एसी लगेगा ये भी तो एक बात है।
हर कमरे में विंडो एसी नहीं लग सकता, उसी तरह से हर कमरे में स्प्लिट एसी भी नहीं लग सकता। अब आप एक छोटी सी कोठरी में 1.5-2 टन का एसी लगा दें स्प्लिट, या फिर सेंट्रलाइज्ड एसी कर दें उसको, तो ये अननेसेसरी एक्सपेंस हो गया ना। यू आर वेस्टिंग unnecessary amount of money, you are actually wasting resources, जरूरत नहीं है। उसी तरह से लॉ भी हर सिचुएशन में हर लॉ फिट नहीं होता। आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन में एक पर्टिकुलर लॉ को ही अप्लाई करते हैं। अब वो कैसे होता है, कैसे समझा जाए कि भाई इस सिचुएशन में ये लॉ लगेगा, उस सिचुएशन में वो लॉ लगेगा, यही फाउंडेशन, दिस इज व्हाट द फाउंडेशन इज। अगर आपको फाउंडेशन समझ आ जाता है तो आपको लॉ का एप्लीकेशन भी समझ आ जाता है। इसलिए कंसेप्ट पे जोर दिया जाता है दृष्टि में, इसलिए कंसेप्ट्स आपको पहले दिन से पढ़ाए जाने लगते हैं। वी अंडरस्टैंड कि एप्टीट्यूड का एग्जाम है, पैसेज पढ़ के ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, लेकिन उस एप्टीट्यूड को क्रिएट करने के लिए ज्ञान भी जरूरी है, और हम आपको यहाँ पे वही ज्ञान देते हैं। इसीलिए लॉ को पढ़ें, और ऐसे ना पढ़ें कि आप जितना पढ़ सके उतना पढ़ लेते हैं, वो भी किताब ये भी किताब नहीं। अपना एक रिसोर्स चुनिए, बस क्लासेस को आप अटेंड करिए, मुझे सुनिए, जो मटेरियल आपको क्लासेस में हम दे रहे हैं, जो असाइनमेंट्स आपको क्लासेस में दे रहे हैं, उन्हें सॉल्व करिए। आई एम अश्योरिंग यू, आई कैन गारंटी दिस कि आपको एक और एक्स्ट्रा सवाल की भी जरूरत नहीं, किताब छोड़िए, आपको एक और एक्स्ट्रा पैसेज की भी जरूरत नहीं। दैट्स हाउ कॉन्फिडेंट आई एम। बस जो आपसे कहा जा रहा है, वी आर एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स, हमारे पास एक्सपर्टीज है इस चीज की, आप उसे करिए, उसे ही अपने रूटीन का हिस्सा बनाइए, उसी को फॉलो करते जाइए, आपका लीगल रीजनिंग बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। इनफैक्ट आप अपने लेवल में इतना ऊपर चले जाएंगे कि क्लैट की लीगल रीजनिंग बहुत छोटी और मामूली लगेगी आपको। ग्रेजुएशन 3rd ईयर तक का पढ़ा दिया जाता है दृष्टि के क्लासेस में, मतलब पढ़ाया तो उस हिसाब, इस उद्देश्य से नहीं कि भाई आप ग्रेजुएशन में क्लासेस आपकी रिडंडेंट हो जाए, ऑफ कोर्स नॉट, बट यूड बी एबल टू कनेक्ट विद लॉ। आप जब वहां पहुंचेंगे तो कोरा कागज बनकर नहीं पहुंचेंगे, आपको पता होगा कि क्या पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि आप बहुत कुछ वो पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, सो फर्स्ट मिस्टेक इज टू नॉट मग, not to just stick to theory, to make the foundation strong, to clarify the concepts and to learn how to apply the law. लॉ को लॉजिक से कनेक्ट करके कैसे पढ़ना है, दैट इज वन थिंग दैट यू हैव टू डू, जो बच्चे नहीं करते, थ्योरी पढ़ते रहते हैं, उसको सुन लिया, यूट्यूब से वो वीडियो देख लिया, टेलीग्राम से मटेरियल उठा लिया, कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ रहे हैं, क्रिमिनल लॉ पढ़ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े जा रहे हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि भाई पढ़ तो मैं रहा हूँ, अप्लाई कैसे करूंगा, ये भी तो सीखूं। ठीक है, मिस्टेक जो होती है वो होती है यूजिंग योर ओन नॉलेज। ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, एवरीबडी डज इट। और ये नॉलेज कमी है, ये पढ़ते वक्त नहीं आती, ये टेस्ट और मॉक टेस्ट के दौरान बच्चे कर देते हैं, तो जो एग्जाम होता है एक्चुअल, उसमें भी ये गलती हो जाती है। अब क्या मतलब है इसका, देखिए आपको पैसेज दिया जाता है ना, पैसेज पढ़ना है आपको, और उस पैसेज में जो गिवन लॉ है वही आपको क्वेश्चंस में अप्लाई करके एक्यूरेट कंक्लूजन तक पहुंचना है। दिस इज व्हाट यू डू विद लीगल रीजनिंग। अब आपको लॉ क्यों पढ़ाया जाता है जब पैसेज में लॉ दे रखा है, क्योंकि आपने लॉ पहले कभी नहीं पढ़ा है ना। अब एक ऐसी चीज जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ी, नहीं समझी, देखी नहीं, उसको आपको एग्जाम टाइम पे अचानक से दे दिया जाए और आपसे कहा जाए अभी पढ़ के अभी समझो, तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है। लीगल नॉलेज जो होती है, लॉ के कंसेप्ट जो होते हैं, वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, है ना। यू नीड टू रीड बिटवीन द लाइन्स, इट्स नेवर अबाउट व्हाट इज रिटन, इट्स ऑलवेज अबाउट व्हाट इज नॉट रिटन, दैट इज व्हाट लॉ इज, है ना। कोर्ट भी इसी बेसिस पे इंटरप्रेट करते हैं, जो लिखा हुआ है वो तो लिखा हुआ है, लेकिन लिखे हुए से और डीप जाइए, वो भी फिगर आउट कीजिए, उसे भी कंस्ट्रू कीजिए जो नहीं लिखा हुआ है। इंटेंशन, क्या सोच के लॉ बनाया गया होगा, क्या उनका उद्देश्य था, क्या उनका ऑब्जेक्टिव था, क्या करना चाहते थे समाज में इस कानून को लाके, ये भी कोर्ट्स कंसिडर करते हैं, तब जाके लॉ का इंटरप्रिटेशन आता है, तब जाके जजमेंट आता है। अब आपको इतना ज्यादा तो नहीं करना है, लेकिन आपको उसका एक बेसिक बिगिनर लेवल आपको भी करना है। इसीलिए लॉ आपको पहले पढ़ा दिया जाता है कि भाई आप जब पैसेज पढ़ें तो आपको पहले से पता हो कि ये कंसेप्ट एक्चुअली क्या है, इस कंसेप्ट के हिडन नुआंसेस क्या है, एवरीथिंग, ताकि आप पैसेज को डिसाइफर कर सकें और उस पैनिक स्ट्रिकन माहौल में आप और ज्यादा पैनिक ना कर जाए कि अरे ये क्या, मैंने तो पहले कभी नहीं पढ़ा,
ठीक है ना, क्योंकि इट्स नॉट अ स्टोरी बुक और अ फिक्शनल पैसेज दैट यू गेट इन एग्जाम्स, नॉट लाइक दैट कि भाई पैसेज को पढ़ा, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन को आंसर कर दिया, नहीं, आपको आंसर को डिड्यूस करना है, आपको कंक्लूजन तक पहुंचना है ना, कड़ी से कड़ी मिलानी है, डॉट को कनेक्ट करना है। डॉट को कैसे कनेक्ट करेंगे? विद द इंफॉर्मेशन गिवन इन द पैसेज, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द पैसेज। क्योंकि टाइम फ्रेम कम है इसलिए आपको पढ़ा दिया जाता है। अब बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी लॉ पढ़ चुके होते हैं, इसलिए वो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अपनी नॉलेज इस्तेमाल करने लगते हैं इंस्टेड ऑफ व्हाट इज गिवन इन द पैसेज। ये सबसे बड़ी गलती है। आपके पास नॉलेज है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन पैसेज में जो नॉलेज है वही इस्तेमाल कीजिए क्वेश्चन को सॉल्व करने में। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से मैंने आपको डेफेमेशन का लॉ पढ़ाया। अब डेफेमेशन का जो लॉ है वो एक्सेप्शंस के साथ भी आता है, डिफेंसेस के साथ आता है। डेफेमेशन को काटने का सबसे बड़ा जो वेपन है वो है ट्रूथ, है ना, वेपन के डिफेंस, सबसे बड़ी शील्ड है डेफेमेशन के अगेंस्ट ट्रूथ। अगर सच है तो फिर बदनामी नहीं, भाई सच से क्या डर, सांची में कोई फांसी नहीं, है कि नहीं। अब लेट्स से कि पैसेज जो है वो डेफेमेशन को एक्सप्लेन कर रहा है पूरी तरह से, डेफेमेशन को एक्सप्लेन कर रहा है, डेफेमेशन के टाइप्स को एक्सप्लेन कर रहा है, डेफेमेशन इंग्लिश लॉ में क्या है, इंडियन लॉ में क्या है, सब बता रहा है आपको, लेकिन डिफेंसेस नहीं दे रहा, डिफेंसेस नहीं दे रहा, एक्सेप्शंस नहीं दे रहा। सवाल जो आता है वो कहीं ना कहीं एक्सेप्शन से रिलेटेड आ जाता है। अब क्योंकि आपको तो पता है कि भाई ट्रूथ एक डिफेंस है, तो आप उसी नॉलेज को इस्तेमाल करके वो इन्फॉर्मेशन जो पैसेज में नहीं दे रखी है लेकिन आपको पता है वो इन्फॉर्मेशन, उसे इस्तेमाल करके आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं। तो आपका टेक्निकली क्वेश्चन सही है लेकिन कंसर्शियम के हिसाब से वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिफेंसेस के बारे में पैसेज बात नहीं कर रहा था। तो नॉलेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ पैसेज को जल्दी पढ़ के जल्दी समझने के लिए दी जाती है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं दी जाती। तो क्वेश्चन को जब सॉल्व करें तो उसी इंफॉर्मेशन को यूज करें जो पैसेज में दे रखी है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा है तो उसे अपने पास ही रखें, क्वेश्चन में अप्लाई मत कीजिए। टेस्ट को, मॉक टेस्ट को देते वक्त, सवाल सॉल्व करते वक्त बहुत बच्चा ये गलती करता है क्योंकि अपना दिमाग लगा बैठता है, फिर सोचता है मेरा आंसर सही है, ये गलत आंसर दे रखा है। आंसर गलत नहीं है, आपका भी आंसर गलत नहीं है, लेकिन उस मौके पर उस गिवन सर्कमस्टेंस में जो इन्फॉर्मेशन थी वो इतनी ही थी, आपने थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा यूज कर दिया। ठीक है, सो योर आंसर इज नॉट करेक्ट इनफ टू गेट मार्क्स, राइट, दैट्स अ रॉन्ग लाइन। तो आपका आंसर सही है लेकिन वो कंसर्शियम वाला सही नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो मेक श्योर दैट यू डू नॉट यूज योर ओन नॉलेज while solving the question. Use the information given in the passage, stick to that, वही है सब कुछ, उसी से आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग फैक्ट्स। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस में कई बार बहुत लंबी लंबी कहानियां भी दे रखी होती है ना, बहुत सारे फैक्ट्स दे रखे हैं। अब बच्चे कई बार क्या करते हैं, क्योंकि वो एक फेमिलियर पैसेज को देख के थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, तो वो जो कहानी दे रखी है उसमें एक आध पॉइंट मिस कर जाते हैं। देखिए, पैसेज की बैकग्राउंड नॉइज को आप अवॉइड कर सकते हैं, है ना। पैसेज में भी बहुत कुछ ऐसा होता है जो क्वेश्चन सॉल्विंग के दौरान काम नहीं आएगा, ठीक है, बिल्कुल सही बात, लेकिन क्वेश्चन में एक भी वर्ड या एक भी लाइन अवॉइड या इग्नोर नहीं की जा सकती। क्वेश्चन में एक शब्द का हेर फेर आंसर बदल देगा। कई बार नॉट लिखा होता है लेकिन बच्चा उस नॉट को पढ़ता ही नहीं। कई बार ट्रू लिखा होता है और जल्दीबाजी में बच्चा ट्रू नहीं देखता क्योंकि पहले क्वेश्चन में फॉल्स लिखा हुआ था। कोई बीच में ऐसा फैक्ट या कोई स्टेटमेंट होता है जिसे इग्नोर कर जाते हैं क्योंकि जल्दी पढ़ रहे थे और उसी फैक्ट के बेसिस से पूरा का पूरा आंसर डिपेंड कर रहा था। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन आया था, फ्लैट का ही क्वेश्चन है, जहाँ पे क्रूएल्टी इन मैरिज पैसेज में डिफाइन कर रखी थी, किसके अगेंस्ट अप्लाई हो सकती है, क्या उसका स्कोप एप्लीकेशन है, बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट आया था उससे रिलेटेड, वो सब पैसेज में था। फिर क्वेश्चन में एक कहानी दे दी कि भाई अश्विन और आशिमा है, अश्विन का दोस्त राजेश आता है घर और आशिमा को भली बुरी कहने लगता है, उसके खाने में नुक्स निकालने लगता है। अब आप बताइए कि सेक्शन 498 लगेगा कि नहीं। बच्चों ने फटाफट हाँ लगेगा क्योंकि वो नुक्स निकाल रहा है, तंग कर रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर बच्चों के जब सवाल गलत हुए तो उन्होंने रेज भी कर दिया। इनफैक्ट देखिए, कंसर्शियम में ही रेज कर दिया था ये सवाल, कुछ बच्चों को देखा था मैंने करते हुए। ठीक है, अब फिर
जब मुझे बताया गया, मैंने कहा देखो इसमें फ्रेंड है, मतलब यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सेक्शन 498 रिलेटिव या हस्बैंड पे लगता है, द वर्ड फ्रेंड इज मेंशन्ड। तो उन लोगों ने, क्योंकि वो जल्दीबाजी में थे, फ्रेंड को पे ध्यान ही नहीं दिया, रिलेटिव समझ लिया उसको ऑटोमेटिकली, दिमाग में लिखा भी नहीं है रिलेटिव, बट रिलेटिव पढ़ लिया उन्होंने, कहाँ दिमाग था। ठीक है, तो वही कि आप भले ही पैसेज की बैकग्राउंड नॉइज को अवॉइड कर दें, लेकिन क्वेश्चन को आपको बहुत गहराई से पढ़ना है। यू नीड टू पे अटेंशन टू एवरी वर्ड, एवरी लाइन, सो एज टू अराइव एट अ करेक्ट कंक्लूजन। इफ यू हरी इवन अ लिटिल बिट, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मिस हो सकता है और ये आपके लिए बहुत फेटल हो सकता है। ठीक है, ओनली फोकसिंग ऑन लीगल रीजनिंग, ये भी एक परेशानी है। लीगल रीजनिंग बहुत इंटरेस्टिंग है, इनफैक्ट इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सेक्शंस ऑफ द एंटायर एग्जाम, क्योंकि बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आता है ना, और वो लॉ को पढ़ने में बहुत एक दिलचस्पी दिखाने लगते हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन उन्हें इसी से करनी है। तो समवेयर और द अदर दे रियली कनेक्ट विद इट। मैंने देखा है कि ज्यादातर बच्चे लीगल रीजनिंग में अच्छा करते हैं अगर वो लॉ को अच्छे से समझने लगते हैं। देखिए, लीगल रीजनिंग पे आप फोकस करते हैं, ध्यान देते हैं, उसमें मेहनत करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ लीगल रीजनिंग ही आपको रैंक या कॉलेज नहीं दिलाएगा। ठीक है, मैं लीगल रीजनिंग पढ़ाती हूँ, लेकिन लीगल रीजनिंग की टीचर होने के नाते मैं आपसे ये बात कह रही हूँ कि भाई 5 सेक्शन से बनता है ये एग्जाम, 5 सेक्शन पे इक्वल अटेंशन जरूरी है ना। तो आप किसी एक सेक्शन के प्रति प्रेजुडिस ना रखें, बायस्ड ना हो जाएं, सारा ध्यान, सारा फोकस, अटेंशन सिर्फ एक सेक्शन पे मत दें, क्योंकि आपके उसमें सवाल ज्यादा सही होते हैं, उनके क्वेश्चन सॉल्व करने में, उनके पैसेजेस को पढ़ने में आपको ज्यादा मजा आता है। दैट्स नॉट हाउ अ कॉम्पिटिशन वर्क्स। The exam contains 5 sections, all 5 of them together make and break your score, so you need to take all 5 into consideration. Anything less than that is going to cost you significantly. इसीलिए सिर्फ और सिर्फ LR पे फोकस करने की बजाय ये ध्यान दें कि इंग्लिश, क्वांट्स, लॉजिकल रीजनिंग और जीके भी है, और जितना मैं इसको एंजॉय करके पढ़ रहा हूँ उसी एंजॉयमेंट के साथ मुझे बाकी पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि इस अकेले को पढ़ के मेरी रैंक या मुझे कॉलेज नहीं मिलेगा। ठीक है, इसीलिए ध्यान दें, सब पे ध्यान दें। जितनी मेहनत और इंटरेस्ट आप लीगल रीजनिंग में दिखा रहे हैं, उतना ही इंटरेस्ट और मेहनत आप बाकी सेक्शंस में भी करें। अगर आप देखें, अगर आप ऐसा करने लगते हैं, इफ यू स्टार्ट पेइंग अटेंशन टू एवरी सेक्शन इंक्लूडिंग क्वांट्स, जिससे ज्यादातर बच्चे भागते हैं, तो आप फील करेंगे कि आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, बिकॉज देन योर प्रिपरेशन इज मोर होलसम। आपकी प्रिपरेशन ज्यादा होलसम है, आप एक्चुअली तैयारी कर रहे हैं। वो बच्चे जो 1-2 सेक्शंस के पीछे पड़ जाते हैं, उसी को दिन रात प्रैक्टिस करते रहते हैं, उसी की मार तमाम जाने कितनी किताबें खरीद लेते हैं, वो बच्चे एक डिसएडवांटेज पे रहते हैं और वो मखौल करते हैं, तैयारी नहीं करते। ठीक है, तो इसलिए 5 सेक्शन को साथ लेके चलें, 5 सेक्शन पे उतना ही अटेंशन, उतना ही ध्यान दें। इवन इफ देयर इज अ सेक्शन दैट यू डोंट लाइक, डोंट एंजॉय सॉल्विंग, डज नॉट मैटर। कंसर्शियम आपके लिए अपने आपके प्रेफरेंस के हिसाब से अपने रूल्स को बेंड नहीं करेगा, उस सेक्शन के नंबर भी स्कोर में काउंट किए जाएंगे। इसलिए मन करता है, नहीं करता है, एंजॉयमेंट है, नहीं है, आपको पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, तो कड़वा घूंट पीजिए और सब सेक्शंस को इक्वली पढ़िए, डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, डिवाइड कर लीजिए। अब आप एक एक पैसेज अगर हर सेक्शन का रोज करते हैं, मतलब 5 पैसेज करते हैं, पहले से अगर तैयारी करने बैठे हैं, जैसे अगर अभी भी से तैयारी करने बैठ गए हैं, तो अगर आप एक एक पैसेज भी एक सेक्शन का कर लेते हैं तो कोई बुराई नहीं है ना। इट्स एक्चुअली अ वेरी गुड एक्सरसाइज, एक बहुत ही बैलेंस सा प्रिपरेशन है। ठीक है, लेकिन ये तब होता है जब आपको कंसेप्ट क्लियर होते हैं, जब आप ऑलरेडी प्रिपरेशन में काफी आगे तक आ चुके होते हैं और आपको समझ आता है कि पैसेजेस किस तरह से सॉल्व करने हैं। अगर ऐसा नहीं है, अगर आप शुरुआत में ही हैं, तो ठीक है, आप 2 कोई सब्जेक्ट्स को चुन लीजिए, साथ उनको पेयर कर लीजिए और ऑल्टरनेटिवली करते रहिए। एक दिन इंग्लिश और लॉजिक कर लिया, दूसरे दिन लीगल और जीके कर लिया, तीसरे दिन क्वांट और लॉजिक कर लिया। इस तरह से थोड़ा सा ऑल्टरनेटिवली शिफ्ट करते जाइए, लेकिन 2 सब्जेक्ट्स रोज करें ही। अगर आप दृष्टि का पार्ट हैं तो फिर आप कोचिंग के हिसाब से चलें, क्लासेस के हिसाब से चलें। आपको जो हम पढ़ा रहे हैं, जैसे हम पढ़ा रहे हैं उसी पे ध्यान दीजिए, जो पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, नोट्स बनाइए,
हम आपको पढ़ाते हैं और उसी दिन आपको असाइनमेंट्स भी दे देते हैं, है ना. वी डोंट वेट फॉर अ मंथ और टू टू हैंड यू ओवर टेस्ट्स एंड असाइनमेंट्स. नो, वी स्टार्ट डूइंग इट द वेरी फर्स्ट डे यू ज्वाइन द क्लासेस. जिस दिन आपको पढ़ाया गया उसी दिन आपको जो पढ़ाया गया है उसके पैसेजेस दे दिए जाएंगे, ताकि इमीडिएटली पता चल जाए कि हाँ समझ आ गया. और अगर उसमें प्रॉब्लम होती है तो आप नेक्स्ट डे आके पूछ लेते हैं. तो आप इसी रूटीन को भी फॉलो करते रहे तो भी आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी. ठीक है. लीगल रीजनिंग खत्म होने के बाद अगर कोई और भी सिलेबस शुरू होता है, कोई और सब्जेक्ट शुरू होता है, तो वो पुराने टेस्ट जो होते हैं उनको भी आप रिवाइज कर सकते हैं. साथ में आपको हर हफ्ते में 2 बार सेक्शनल टेस्ट, मॉक टेस्ट दिलवाए ही जाते हैं, ताकि नए सब्जेक्ट होने के मतलब नया सब्जेक्ट जो शुरू आया है, जो सिंगल सब्जेक्ट चल रहा है, उसकी वजह से आप कोई पुराना सब्जेक्ट ना भूल जाएं. ठीक है. तो ऑल ऑफ दिस कीप्स हैपनिंग. वी कीप रोटेटिंग द सब्जेक्ट सो एज टू नॉट बर्डन यू, राइट. क्योंकि अगर मल्टीपल सब्जेक्ट की क्लास एक साथ शुरू कर दी तो आप फिर बहुत सारी चीजें मैनेज नहीं कर पाएंगे. सो वी कीप इट लाइट. वी डोंट लेट आवर स्टूडेंट्स get overburdened और suffocate at all. We understand कि कंपटीशन में एक थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस ज़रूरी है, वरना दम घुट जाता है और रिजल्ट नहीं आता है ना. तो इसीलिए पूरे करिकुलम को डिज़ाइन इस तरह से किया हुआ है कि बच्चा बिल्कुल बर्न आउट ना हो, तैयारी साथ होती रहे, एक भी सब्जेक्ट भूले ना, लगातार सारे सब्जेक्ट्स को टच करते रहे हैं. ओके. तो दिस इज़ व्हाट हैपन्स. ये सबसे ज़्यादा मिस्टेक होने वाली चीज़ है. मतलब दिस इज समथिंग दैट एवरीबडी डज. एवरीबडी chooses a subject and then develops a relationship with it, और वो relationship कब toxic हो जाती है पता नहीं चलता. तो ये नहीं करना है. Maintain a healthy relationship with all 5 subjects, not just one, not just with the one you really like. Okay. अब आते हैं रेगुलर एनालिसिस पे. देखिए, ये गलती जो है वो लगभग सब बच्चे करते हैं एक्सेप्ट टॉपर्स. ये नहीं करते, इसलिए टॉप कर जाते हैं. अगर स्कूल में हो, तुम बहुत मेहनत की, तुमने अच्छा बढ़िया परफॉर्म किया, और टीचर कॉपी चेक करने से मना करे, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा तुमने कैसा परफॉर्म किया. बिल्कुल लीगल रीजनिंग का बाकी सारे सेक्शंस का यही हाल है. अगर आप पैसेज सॉल्व करते हैं और फिर आंसर वगैरह मैच करके छोड़ देते हैं, फिर 4 नंबर आए, 5 नंबर आए, फिर मेरे पास आ जाते हो, मैम 4-5 ही नंबर आ रहे हैं, मुझे कैसे पता चलेगा तुम्हारे 4-5 नंबर क्यों आ रहे हैं. तुम्हें पता है तुम्हारे 4-5 नंबर क्यों आ रहे हैं. तुम्हें पता लगाना जरूरी है. इसी को एनालिसिस कहते हैं. दिस इज व्हाट वी कॉल एनालिसिस. यू नीड टू फिगर आउट कि तुम्हारा परफॉर्मेंस कैसा था. फिगर आउट योर परफॉर्मेंस. ठीक है. एंड यू नीड टू डू इट ऑन योर ओन. ये आप खुद करेंगे, कोई और नहीं करेगा आपके लिए. अगर सवाल सही हुआ तो क्या वो तुक्के से सही हो गए, तुम्हें वाकई आता था, ये समझना जरूरी है. अगर सवाल गलत हुआ तो क्यों गलत हो गया. फोकस नहीं था, अटेंशन नहीं था, कोई लाइन मिस कर गए, कोई वर्ड मिस कर गए, कुछ गलत पढ़ लिया. ठीक है. या आता ही नहीं था, सवाल ही नहीं आता था. अगर कोई छूट गया, मतलब तुमने अटेम्प्ट ही नहीं किया, तो किस वजह से छूट गया. आता नहीं था इसलिए छोड़ दिया, या फिर टाइम कम रह गया. तो ये सारे क्वेश्चंस आपको आंसर करने पड़ेंगे. यू नीड टू फिगर आउट, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो मार्क्स आपने लूज किए हैं, या जो मार्क्स आपने तुक्के से गेन कर लिए, इनकी पीछे की वजह क्या थी. जैसे ही तुम वजह फिगर आउट कर लेते हो, यू स्टार्ट आइडेंटिफाइंग योर मिस्टेक्स. आप अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना शुरू कर देते हैं. और जैसे ही एक बार मिस्टेक आइडेंटिफाई हो जाए, आधी लड़ाई जीत जाता है बच्चा. क्योंकि द प्रोबेबिलिटी इज कि अगर मुझे पता चल गया कि ये गलती है मैंने की है, मैं मान लिया मैंने कि ये गलती की है मैंने, तो पॉसिबिलिटी इज कि आगे जाके मैं गलती नहीं दोहराऊंगा. समझदार बच्चा ऐसे ही आगे बढ़ता है, गलती करता है और उस गलती को सुधार के आगे बढ़ जाता है. अब ऐसा नहीं कि तुम आगे एग्जाम जब दोगे या कोई और पैसेज दोगे तो गलती ही नहीं होगी. होगी, कोई और नई गलती होगी, लेकिन ये तो नहीं होगी. अब दूसरा पैसेज अगर अटेम्प्ट करते हो या दूसरा टेस्ट देते हो, तो ये पुरानी गलतियां दोहराओगे और नई गलतियां करोगे और नंबर कम हो जाएंगे. जहां 5 आ रहे थे वहां 3 हो जाएंगे. इसीलिए बच्चे सब्सिक्वेंटली मार्क्स लूज करते हैं. पहले 8 आए, फिर 7 आए, फिर 6 ही रह गए, फिर 4 हो गए, कि मैम जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूं परफॉर्मेंस गिरती जा रही है. इसीलिए क्योंकि आप गलतियों को इकट्ठा कर रहे हैं सुधारने की बजाय. इसलिए हर पैसेज को सॉल्व करके, हर सेक्शन को समझ के, देके आप खुद को अंडरस्टैंड करवाइए कि मैं गलती क्यों कर रहा था, क्या वजह थी मेरी गलती की, और फिर उन गलतियों को सुधारिए. अगर नहीं सुधार पा रहे तो आप मुझसे पूछिए, मैं बताऊंगी आपको गलती कैसे सुधारनी है.
अगर किसी वजह से आप गलती ही नहीं पकड़ पा रहे, आप नहीं पकड़ पाए कि आपसे ये गलती हुई क्यों, ये सवाल गलत क्यों हो गया, ये सवाल छूट क्यों गया, वो भी मैं आपको बताऊंगी। पैटर्न देख के, बच्चे की हाव भाव, डिमीनर और उस सब देख के मुझे अंदाजा रहता है कि बच्चा क्यों गलती कर रहा है। ठीक है, तो गलती आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। मेजरली 98% बच्चा अपनी गलती आइडेंटिफाई कर लेता है, उसे पता होता है मुझसे क्यों गलती हो गई। बस क्यों ढूंढ लो, इस क्यों को कैसे सुलझाना है, आई टेल यू, है ना। और ये क्यों, ये जो गलती थी, इसे हम दोहराने नहीं देंगे आपको, नई गलतियां कीजिए आप। ऑब्वियसली ह्यूमन बींग्स आर प्रोन टू एरर्स, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पुरानी गलतियों को रिपीट करने का स्कोप नहीं है, राइट। सो दैट इज व्हाट इट इज। ये 5 गलतियां हैं जो बच्चे लीगल रीजनिंग के दौरान करते ही करते हैं। आप बस इन्हें अवॉइड कर दीजिए और फिर देखिए अपने मार्क्स, है ना, बिल्कुल एकदम यू विल बी रियली प्राउड ऑफ योरसेल्फ, राइट। तो इस सेशन में मुझे यही बताना था। अगले सेशन में इसी तरह से चर्चा करेंगे किसी बहुत इंपॉर्टेंट परेशानी पे, समस्या पे, जो बच्चों को अक्सर होती है पढ़ने के दौरान, तैयारी के दौरान। ठीक है, बाकी अगर कोई और परेशानी है दैट यू आर फेसिंग, कमेंट्स में आप लिखो, हम उसे 100% एड्रेस करेंगे। अगर हो सका तो उस पर आपको एक वीडियो एक्सप्लेनेशन भी दे देंगे, राइट। जो भी परेशानी है, लाइक आई सेड, जो भी मिस्टेक है, परेशानी है, खुद ही आइडेंटिफाई करना है, उसको सुलझाने का तरीका हम आपको बता सकते हैं। ठीक है, तो गाइस ऑल द बेस्ट प्रिपरेशन के लिए, क्लासेस के लिए। ख्याल रखें आप सब अपना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।